हेलो स्टूडेंट, सो वेलकम टू दिस क्लास। हम लोग अभी तक फर्स्ट लॉ में क्लोज सिस्टम वाला जो भी है साइक्लिक प्रोसेस के लिए एज वेल एज एक साइक्लिक प्रोसेस एज वेल एज क्लोज प्रोसेस के लिए हमने फर्स्ट लॉ देख लिया है। आज हम लोग हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक है वो थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस। देखिए, जो थर्मोडायनेमिक्स में अलग अलग प्रोसेस होता है, जो हम लोग प्रोसेस पढ़े थे ना कि प्रोसेस क्या होता है, इट इज़ अ दो स्टेट को कंटिन्यू करता है। इट इज़ अ कंटिन्यूअस चेंज इन स्टेट ऑफ एनी पर्टिकुलर सिस्टम, तो उसको हम लोग प्रोसेस बोलते हैं। तो ये प्रोसेस भी अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो सकते हैं, कांस्टेंट प्रेशर पे हो सकते हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो सकते हैं। एक ऐसा प्रोसेस होगा जिसमें कोई हीट ट्रांसफ़र नहीं होगा, जिसको कि हम लोग आइडियाबैटिक प्रोसेस बोलते हैं, और एक होता है हमारा पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। तो हमें क्या करना है कि अलग अलग प्रोसेस के लिए क्या वर्क ट्रांसफ़र होता है और क्या हीट ट्रांसफ़र होता है, ये डायरेक्ट हमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो इसके बेसिस पे हमें एक डेरिवेशन करते हैं कि अलग अलग प्रोसेस, जैसे कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है तो उस पर हमारा वर्क ट्रांसफ़र कितना होगा, हीट ट्रांसफ़र कितना होगा, वो पोर्शन को हम लोग आज देखते हैं। क्लियर है? तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस में सबसे पहला है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। देखिए, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस को एक और नाम से जाना जाता है, इसको बोला जाता है आइसोकोरिक प्रोसेस। तो हमेशा याद रखिएगा कि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस ही आइसोकोरिक प्रोसेस है। क्लियर है? यानी दोनों नाम आपको इंपॉर्टेंट याद रखना जरूरी है। और ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, देखो कोरिक मतलब कहीं भी होता है ना क्यूबिक, वॉल्यूम से रिलेटेड होता है, तो वॉल्यूम किससे आएगा? कांस्टेंट वॉल्यूम। और आइसो मतलब होता है कि जो कांस्टेंट है, जो चीज़ें कांस्टेंट होती है, जिसका एक दो प्लेस का वैल्यू अगर कांस्टेंट होता है तो उसको आइसो वर्ड से नाम याद किया जाता है। तो आइसो कोरिक, कोरिक मतलब होता है एक तरीके से क्यूबिक, और क्यूबिक किससे रिलेटेड है? आपका वॉल्यूम से रिलेटेड है। तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं कि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोकोरिक प्रोसेस। वैसे ही आप देखिए दूसरा प्रोसेस है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं एक और नाम से? आइसोबारिक। तो देखिए इन दोनों में लड़कों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, बट मेरे ख्याल से होना नहीं चाहिए। देखिए बारिक, बार किसका यूनिट होता है? प्रेशर का यूनिट होता है। तो देखिए बार आया है ना, बारिक, उसी में आईसी लगा दिया है, मतलब बार किसका प्रोसेस है, किसका यूनिट है? प्रेशर का। तो अगर मैं आइसो बारिक बोल रहा हूँ, मतलब आइसो मतलब कांस्टेंट और बार मतलब क्या? प्रेशर। तो हम कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस को आइसोबारिक बोलेंगे और कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस को आइसोकोरिक बोलेंगे। तो इसमें मेरे ख्याल से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, यहाँ से भी आप रिलेट कर लीजिए। बारिक मतलब प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर, और कोरिक मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले देखते हैं कि ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होता क्या है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस अगर आपको पता है तो इसके पहले भी हम लोग डिस्कस किए हैं। कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब क्या? कि जिसका वॉल्यूम कांस्टेंट है। अब इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? जैसे एक एग्जांपल ये हो सकता है कि अगर ये एक रिजिड टैंक है, आप इसमें कितना भी हीट सप्लाई कर लो, क्या उसका वॉल्यूम बढ़ने वाला है? अरे भैया, नाम ही है उसका रिजिड टैंक। रिजिड टैंक मतलब उसका वॉल्यूम ना तो एक्सपांड होगा और ना ही कॉन्ट्रैक्ट होगा, जो है वो कांस्टेंट रहेगा। तो इस केस में हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो रिजिड टैंक होता है उसका वॉल्यूम है वो कांस्टेंट होता है। तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो अगर मैं बोलूँगा कि चेंज इन वॉल्यूम कितना होगा, तो सर चेंज इन वॉल्यूम 0 हो जाएगा। तो अगर चेंज इन वॉल्यूम 0 हो गया तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं वर्क ट्रांसफ़र निकालूं तो वर्क ट्रांसफ़र का फॉर्मूला क्या होता है? जो वर्क ट्रांसफ़र का यहाँ पे हीट ट्रांसफ़र हो गया, हाँ ये देखिए वहीं पे लिख दिए हैं हम लोग वर्क ट्रांसफ़र। तो वर्क ट्रांसफ़र का फॉर्मूला आपको पता है कि अभी हम लोग डिराइव किए थे, इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी होता है, या पीडीवी भी बोलते हैं। एक्चुअली ये डीडब्ल्यू की वैल्यू होती है। डीडब्ल्यू क्या होता है? इक्वल टू पीडीवी। तो अगर हमें टोटल वर्क करना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस पीडीवी को हम लोग क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब आप खुद बताइए कि अगर यहाँ पे P इंटू डी, तो डी हमारा कितना है? 0 है। तो 0 है मतलब वर्क ट्रांसफ़र हमारा कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हमको एक कंक्लूजन निकला कि जो आइसोकोरिक प्रोसेस होता है उसमें वर्क ट्रांसफ़र जो होता है वो 0 होता है। क्यों 0 होता है? क्योंकि डीडब्ल्यू होता है थर्मोडायनेमिक्स में वर्क ट्रांसफ़र इक्वल टू होता है पीडीवी, और यहाँ पे पीडीवी में जो चेंज इन वॉल्यूम है वो 0 है। तो ओवरऑल डीडब्ल्यू इक्वल टू क्या हो गया? हमारा 0 हो गया। ठीक है यहाँ तक?
तो देखिए एक और हमने बताया था कि जो वर्क ट्रांसफर होता है थर्मोडायनेमिक्स में, इट इज़ द एरिया अंडर द पीवी कर्व। अब अगर मैं आपको इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करूं कि अगर इनिशियल टेम्परेचर, इनिशियल वॉल्यूम मान लीजिए कि V1 है, तो फाइनल वॉल्यूम भी V1 होने वाला है। लेकिन जैसे ही हम लोग हीट देंगे तो इसके अंदर जो भी लिक्विड है या वाटर है जो भी है, तो अगर हम हीट देंगे तो हो सकता है इनिशियल प्रेशर उसका P1 होगा और हीट देने के बाद उसका जो प्रेशर है वो P2 हो जाएगा। तो उस केस में अगर हमें ये निकालना होगा कि सर वर्क ट्रांसफ़र क्या होगा कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में, तो किसी भी थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस में अगर हमें वर्क निकालना होगा तो इसका मतलब एरिया अंडर द पीवी कर्व। अब अगर एक बात बताइए, ये है P और ये है V, पीवी के बीच में हमने एक ग्राफ प्लॉट किया है, तो हमें क्या मिल रहा है, एक लाइन मिल रहा है। अब पीवी कर्व में अगर एक लाइन मिल रहा है तो मतलब अगर मैं इसके नीचे का एरिया निकालूं तो एक लाइन का एरिया क्या होगा। अगर मैं यहाँ पे ये जो प्रोसेस है, अगर मैं यहाँ पे भी आपको दिखाने की कोशिश करूँ कि ये है हमारा P और ये है हमारा V, और जो प्रोसेस हुआ वो ये हुआ, ये 1 से लेके 2 तक। अब इस लाइन का एरिया अंडर द कर्व कितना होगा, ये लाइन, ये जो लाइन है इसके बराबर है। और एक लाइन का एरिया क्या होगा, एक लाइन का एरिया तो भाई 0 ही ना होगा, ना इसका विड्थ होगा। और ऑब्वियसली एरिया क्या होता है, विड्थ इनटू क्या होना चाहिए, लेंथ होना चाहिए। लेंथ तो है लेकिन विड्थ, एक लाइन का विड्थ कितना होगा, नेग्लिजिबल होगा, कुछ होएगा ही नहीं। तो अब वही अगर आप यहाँ पे देखिए कि ये वाले प्रोसेस में, तो एरिया अंडर द कर्व का मतलब क्या, ये वाला एरिया का बात कर रहे हैं। तो हमें कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में तो एरिया मिलेगा, एरिया अंडर द कर्व, लेकिन कांस्टेंट वॉल्यूम हमें क्या मिल रहा है, एक लाइन मिल रहा है। लाइन मिल रहा है मतलब एरिया कितना हुआ, यहाँ पे हमारा एरिया क्या कितना हो गया, एरिया हमारा 0 हो गया। तो ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं कि जो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होता है उसमें हमारा वर्क ट्रांसफ़र 0 होता है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि वर्क ट्रांसफ़र की जो वैल्यू होती है वो एक्चुअली होता है पीवी कर्व। प्रेशर और वॉल्यूम में जो हम लोग कर्व ड्रॉ करेंगे उसके अंदर का पूरा एरिया है, लेकिन पीवी में हमें क्या मिलता है, एक लाइन मिलता है, उस लाइन का एरिया कितना है, 0। तो अगर लाइन का एरिया 0 है पीवी कर्व में, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि पीवी में हमें टोटल एरिया 0 मिला, और पीवी में अगर टोटल एरिया 0 मिला मतलब वर्क ट्रांसफ़र भी हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। यहाँ से भी हम रिलेट कर सकते हैं। क्लियर है। तो वर्क ट्रांसफ़र हमारा निकल गया। क्या याद रखना है, याद भी क्या क्यों रखेंगे हमको बस ये याद रखना है कि रिजिड टैंक का कांस्टेंट वॉल्यूम होता है, तो चेंज इन वॉल्यूम 0, और चेंज इन वॉल्यूम जब हम यहाँ पे रखेंगे तो वर्क ट्रांसफर 0। याद तो मेरे को कुछ भी नहीं करना है, खाली मुझे कंसेप्ट याद रखना है कि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में हमारा वॉल्यूम जो होता है वो कांस्टेंट होता है, इसलिए चेंज इन वॉल्यूम 0 होगा। और हमारा वर्क ट्रांसफर का फॉर्मूला होता है P × dB, तो जब dB ही 0 हो गया तो वर्क ट्रांसफर हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात खत्म यहीं पे, याद करना ही नहीं है कुछ। और वो याद एक्चुअली वो इतने बार आप प्रैक्टिस करोगे कि याद हो जाएगा वो अलग बात है, लेकिन याद नहीं करना है, रटना नहीं है, समझना है यहाँ पे। अब हम लोग सेकेंड क्या बात करते हैं, हीट ट्रांसफ़र के लिए। तो फर्स्ट लॉ का हीट ट्रांसफ़र का फॉर्मूला याद है, dQ इक्वल टू क्या होता है, du + dW। क्लियर है। अब ये हम लोग क्लोज सिस्टम के लिए बात कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर डेल्टा ई रहता तब होल प्रोसेस के लिए होता, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम सब, लेकिन यहाँ ड्यू लिख दिया, मतलब केवल इंटरनल एनर्जी को कंसिडर कर रहा हूँ। तो इट इज़ द इक्वेशन वैलिड फॉर फर्स्ट लॉ क्लोज सिस्टम। तो अब देखिए यहाँ पे हमें क्या मिला कि वर्क ट्रांसफ़र, अगर हमें हीट ट्रांसफ़र निकालना है तो यहाँ पे देखिए dQ इक्वल टू क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे dQ + dW, यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया कि जो वर्क ट्रांसफ़र होता है यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ dW, तो जब मैं इंटीग्रेशन करूँगा तो इसमें हमारा क्या मिलने वाला है, इंटीग्रेशन ऑफ dW 0 मिलने वाला है कांस्टेंट वॉल्यूम में। तो 0 मिलने वाला मतलब हीट ट्रांसफ़र किसके बराबर हो गया, डेल्टा U के बराबर है। और अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूँगा मतलब क्या हो जाएगा, U2 - E1, या U2 को मतलब U2 क्या है, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला हमने क्या लिखा था, mCv/dt। तो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन 1 से 2 करूँगा तो क्या हो जाएगा, मास तो कांस्टेंट है, Cv भी कांस्टेंट होता है, केवल dt आएगा, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ mCv इंटीग्रेशन 1 से 2 dt। तो जब मैं इसका सॉल्व करूँगा तो हमें क्या मिल जाएगा, mCv T2 - T1। अब देखिए
T2 माइनस T1 एम T2 माइनस T1 ये क्या बता रहा है, हीट ट्रांसफर बता रहा है। मतलब अगर हम ये बात करें कि जो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होता है उसमें हीट ट्रांसफर इक्वल टू होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। क्यों? क्योंकि मैं इसको इंटरनल एनर्जी भी तो लिख सकता हूँ ना, इसको मैं हटा ही देता हूँ यहाँ पे, या यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, mCv कॉमन आ जाएगा 1 से 2 dt। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ u2 माइनस u1, क्योंकि u इक्वल टू क्या होता है, mCv t होता है। तो अगर 2 लिख रहा हूँ तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, u1 का हो जाएगा फिर mCv t1। तो मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में जो हमारा हीट ट्रांसफ़र होता है वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर होता है। पहला कंक्लूजन ये हमें मिला, और दूसरा कंक्लूजन ये मिला कि उसमें वर्क ट्रांसफ़र 0 होता है। क्लियर है? तो होप आपको ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस को। इसको एक और नाम से क्या याद लिखा जाता है, आइसोबारिक के नाम से जाना जाता है। अब मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आइसोबारिक प्रोसेस मिलता कैसे है। जैसे सपोज करिए यहाँ पे एक पिस्टन सिलेंडर है और इसको मैं इंसुलेट कर दे रहा हूँ इस टैंक को, या इंसुलेट मत करिए, मान लीजिए अभी इंसुलेशन का कोई ज़रूरत ही नहीं है, बस पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है और हमने यहाँ पे क्या किया है, बहुत सारा वेट को रख दिया है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, मान लीजिए 10 kg वेट रखे थे, पहले मैं निकालूंगा हल्का सा, मान लीजिए 0.1 ग्राम निकाला, फिर 0.1 ग्राम निकाला, फिर 0.1 ग्राम निकाला, ऐसे इतना स्लोली धीरे धीरे वेट को मैं रिलीज़ करूंगा। यानी कि मैं 10 kg वेट को मैं कन्वर्ट कर दिया हूं मान लीजिए एक ग्राम के वेट में, और इस पिस्टन पे मैंने रख दिया है। अब मैं क्या कर रहा हूं, पहले 1 ग्राम निकाल रहा हूं, फिर एक और ग्राम निकाला, एक और ग्राम निकाला, एक और ग्राम, ऐसे निकालते रहेंगे। तो धीरे धीरे क्या होगा, जैसे जैसे यहाँ का वेट मैं हटाते जाऊँगा, ये पिस्टन क्या करेगा, अपर डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेगा, लेकिन इतना स्लोली होगा कि यहाँ पे जो भी प्रेशर है मान लीजिए P, वो एकदम मेंटेन है। मतलब ऑब्वियसली अगर यहाँ पे 10 kg है और 1 ग्राम है, 1 ग्राम निकालेंगे तो इसके प्रेशर में क्या फ़र्क पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब हम क्या कर रहे हैं कि अपने प्रोसेस को इतना स्लोली कर दे रहे हैं, और आपको याद हो रहा है कि जो प्रोसेस एकदम स्लोली करते हैं उसको थर्मोडायनेमिक्स में क्वासी स्टैटिक प्रोसेस कहा जाता है। क्लियर है? तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो भी वेट रखे हैं उसका एक एक ग्राम मतलब इतना, इवन एक ग्राम भी नहीं, इसको मान लीजिए कि हम लोग 0.0001 ग्राम हटाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या फ़र्क पड़ेगा, एकदम स्लो। हो सकता है कि कितना 10 साल लग जाए वो 10 ग्राम को हटाने में, ये भी हो सकता है। मतलब हम प्रेशर को क्या कर रहे हैं, एक पिस्टन को एकदम स्लोली उसके वेट को हटा रहे हैं, और वो धीरे धीरे ऊपर बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कि जिसमें थ्रू आउट द प्रोसेस जो हमारा प्रेशर रहेगा वो क्या रहेगा, इतना स्लोली कर रहे हैं कि वो एकदम कांस्टेंट रहेगा। क्लियर है? तब जब हमारा प्रेशर कांस्टेंट हो रहा है, तब उस केस में अगर मैं पीबी का ग्राफ प्लॉट करूं तो हमें क्या मिलेगा, ये कांस्टेंट प्रोसेस लाइन बता रहा है, ये वाला जो है ये कांस्टेंट प्रेशर का, ये वाला ये क्या बता रहा है, यहाँ पे हमारा जो 0.1 पे जो प्रेशर है P1 इक्वल टू P2 है, और ये हमारा V1 और V2 है। ऑब्वियसली यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो मान लीजिए V1 है, और एक्सपांड होकर अगर वो 2 पॉइंट पे जाता है तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, V2 हो जाएगा। तो इस केस में वॉल्यूम तो चेंज हो रहा है, लेकिन प्रेशर क्या हो रहा है, इतना इन्फिनाइटली स्लो मैं प्रोसेस कर रहा हूँ कि प्रेशर थ्रू आउट द कॉन्स्टेंट रह रहा है। अब आपको आप ये बताइए कि क्या कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में हमें वर्क मिलेगा, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में तो नहीं मिला था, क्योंकि पीबी में अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं तो एरिया अंडर द कर्व हमें 0 मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे हमें मिल रहा है कि नहीं, ये देखिए ये मिल रहा है। मतलब हमारा वर्क ट्रांसफ़र किसके बराबर हो जाएगा, ये एरिया के बराबर पे हो जाएगा। तो वैसे भी अगर मैं एरिया का बात करूं तो एरिया कितना होने वाला है, अगर मान लीजिए ये वाला लेंथ कितना है, तो ये वाला लेंथ इतना मान लीजिए P1 है या P2 है, जो भी है, क्योंकि दोनों बराबर है, P1 ले लिया, और ये वाला लेंथ हो गया, मतलब लेंथ इंटू विड्थ, और ये विड्थ कितना होने वाला है, ये टोटल V2 हो गया और ये V1 हो गया। मतलब V2 माइनस V1 कर दूंगा तो ये मेरा एरिया मिल जाएगा पीबी ग्राफ का, और ये एरिया ही किसके बराबर होता है,
थर्मोडायनेमिक्स में प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में जो ग्राफ प्लॉट किया जाता है तो उसके अंडर में जितना भी एरिया होता है वो एक्चुअली उसके वर्क ट्रांसफ़र के बराबर आता है। अब हम लोग ये वाला याद रख लीजिए कि जो वर्क ट्रांसफ़र है वो हमको कितना मिल रहा है, P V2 माइनस V1, क्योंकि P1 और P2 बराबर है तो मैं केवल P भी लिख सकता हूँ, तो P V2 माइनस V1। अब हम लोग उसको फॉर्मूला से निकालने की कोशिश करेंगे कि क्या इसके बराबर आ रहा है कि नहीं। तो अब अगर मैं वर्क ट्रांसफ़र निकालने की कोशिश करूँ तो थर्मोडायनेमिक्स में वर्क ट्रांसफ़र dW इक्वल टू क्या होता है, dW होता है इंटू PdV। तो वर्क ट्रांसफ़र, टोटल वर्क ट्रांसफ़र कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ PdV, इंटीग्रेशन ऑफ PdV। अब देखिए P जो है वो कांस्टेंट है तो इसको हम इंटीग्रेशन के बाहर लिख सकते हैं। अब हम इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक रहेंगे, पॉइंट 1 से लेके पॉइंट 2 तक। अब जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो dV का हमारा क्या आ जाएगा, V आ जाएगा। V कहाँ से लेके 1 से लेके 2 तक। अगर एक और स्टेप अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा तो P इसका dV का इंटीग्रेशन V 1 से 2, तो ये एक्चुअली क्या हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, P V2 माइनस V1 के बराबर हो जाएगा, जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। और वही सेम चीज़ जो एरिया अंडर द कर्व से जो हम लोग प्लॉट मतलब डिराइव किए हैं उसके बराबर आ रहा है। तो इससे हमारा क्या प्रूफ होता है कि प्रूफ ये होता है कि थर्मोडायनेमिक्स में जो वर्क ट्रांसफ़र होता है, बार बार मैं ये चीज़ को बोल रहा हूँ, क्यों, क्योंकि ये न्यूमेरिकल में काम आने वाला है। हर एक जो भी कंपटीशन एग्जाम दोगे उसमें सब काम आने वाला है। या दिमाग में एकदम कहीं भी ब्लैक बोर्ड में जहाँ भी आपको लिखना है, हाथ में लिखना है, कहीं भी लिख के घूमो कि भैया अगर आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हो तो वर्क ट्रांसफ़र जो होता है PV प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में जब हम लोग ग्राफ खींचेंगे तो उसके अंदर का जो एरिया होगा वह वर्क ट्रांसफ़र के बराबर होगा। और टेम्परेचर और इंट्रोपी के बीच में अगर हम ग्राफ खींचेंगे तो उसके अंदर का ये जो एरिया रहेगा वो हीट ट्रांसफ़र के बराबर होगा। ये आप लोग रट डालो एकदम, क्योंकि इसी के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आने वाला है हर एग्जाम में। गेट दोगे, SSC JEE दोगे, RRB JEE दोगे, कोई भी एग्जाम दोगे, कोई भी टेक्निकल एग्जाम दोगे, यही पूछेगा। एरिया PV के बीच में ग्राफ प्लॉट कर देगा, बोल देगा कि वर्क ट्रांसफ़र निकालो। अब आप बोलोगे कि सर मैंने तो वर्क ट्रांसफ़र ये पढ़ा था कि W इक्वल टू होता है PdV, तो यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम का कोई रिलेशन ही नहीं दिया है। तो भैया रिलेशन नहीं दिया तो कर्व तो दिया है ना, तो वो एरिया का उसको जब आप डेरिवेशन करोगे तो वो जो कर्व होगा अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे वो यही बताता है कि वो एरिया अंडर द कर्व। तो एक लाइन में याद रखो कि वर्क ट्रांसफ़र जो थर्मोडायनेमिक्स में होगा, अगर हम प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो उसके अंदर जितना भी एरिया आएगा वो एक्चुअली वर्क ट्रांसफ़र के बराबर होगा। और टेम्परेचर और एंट्रोपी के बीच में अगर मैं प्लॉट करूंगा उसके अंदर का जो एरिया आएगा वो हीट ट्रांसफ़र के बराबर होगा। ये आप लोग याद रख लो एकदम, बिल्कुल क्वेश्चन आने वाला है इसके ऊपर। तो वर्क ट्रांसफ़र आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या हो रहा है। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं हीट ट्रांसफ़र। देन फिर से फर्स्ट लॉ dQ इक्वल टू DU प्लस DW। फर्स्ट लॉ तो हमेशा ही आएगा जब तक यूनिट 1 चलते रहेगा, यूनिट 2 चलते रहेगा, इवन पूरे थर्मोडायनेमिक्स में ये फर्स्ट लॉ आएगा, सेकेंड लॉ आएगा। तो इससे तो हम इसी के बेसिक ही है, इसलिए तो हमने यूनिट 2 स्टार्ट किया हुआ है कि यहीं से सारा चीज़ें आने वाली है। अब मैं आपको फर्स्ट यूनिट पढ़ा देता, कुछ समझ में नहीं आता। देखिए हर पढ़ाना यहाँ कोर्स कंप्लीट करने का बात नहीं है, यहाँ बात है कि कितना आप अच्छे से चीज़ों को समझ लें। इसीलिए हमने क्या किया है, यूनिट 2 निकाला है, क्योंकि यही हमारा फंडामेंटल है। ये अगर हमारा क्लियर, मतलब सारा पूरा थर्मोडायनेमिक्स पूरा आपका HMT क्लियर होने वाला है, हीट एंड मास ट्रांसफ़र। हालांकि एक ही यूनिट है उसमें, वो देख लेंगे अपन, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट लॉ क्या होता है, DQ इक्वल टू DU प्लस DW होता है। क्लियर है यहाँ तक। अब मैं अगर इंटीग्रेशन करूँगा तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 से 2 DU इंटू DW, और DW हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है। वो क्या होता है, DW PdV के बराबर होता है और वो P V2 माइनस V1 के बराबर होता है। अब अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो क्योंकि DU क्या है, एक पॉइंट फंक्शन है, तो पॉइंट फंक्शन है तो उसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं U2 माइनस U1 से। वो पॉइंट फंक्शन आप लोग देख लीजिएगा जाके। तो अब U2 माइनस U1 अगर मैं इसको रीअरेंज करूं तो मैं लिख सकता हूं U2 प्लस यहाँ पे PV2 एक साथ मैंने लिख लिया, और माइनस U1 प्लस ये वाला वैल्यू माइनस PV1। तो इसको हम लोग अगर इसको प्लस लूँगा, इसको माइनस को कॉमन ले लूँगा तो ये क्या हो जाएगा, आपका प्लस हो जाएगा। तो U1 प्लस PV1। अब आपको याद आ रहा होगा कि इंथैल्पी क्या होता है, इंथैल्पी जिसको कि H से डिनोट करते हैं, वो यही था, इंटरनल एनर्जी प्लस फ्लो प्रोसेस का दोनों का समेशन था। तो मैं इसको लिख सकता हूँ H2 और इसको लिख सकता हूँ H1।
क्लियर है? तो इसका मतलब हीट ट्रांसफर किसके बराबर होता है? अगर मैं हीट ट्रांसफर बात करूं कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस का, तो वो हीट ट्रांसफर चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर होता है। और अगर मैं हीट ट्रांसफर बात करूं कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस का, तो वो चेंज इन इंथैल्पी के बराबर होता है। और ये जब हम लोग स्पेसिफिक हीट और स्पेसिफिक वॉल्यूम वाला जब कंसेप्ट पढ़ रहे थे, वहाँ भी ये चीज़ों को हमने डिराइव करके देखा हुआ है। आप पिछले क्लास को प्लीज़ रिवाइज करते रहिए, तो आप क्लास के साथ बने रहेंगे और बड़ा मज़ा आने वाला है। आपका कंसेप्ट वहीं पर रिफ्रेश होते रहेगा। क्यों? क्योंकि एक ही चीज़ों को आप देखेंगे, मैं बार बार अलग अलग तरीके से डेरिवेशन करके मैं आपको दिखाऊंगा। तो वहाँ पे भी हमने ये प्रूफ करके दिखाया था कि अगर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होता है तो उसमें जो हमारा हीट ट्रांसफर होता है वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर होता है। जबकि अगर वो प्रोसेस अगर कोई प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर है तो उसमें हीट ट्रांसफर जो होता है वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर होता है। और H को हम क्या लिख सकते हैं? जैसे U को हम लोग क्या लिखते थे? U इक्वल टू mCv/T2। तो उसी तरह इंथैल्पी को हम लोग क्या लिखते हैं? mCp। यहाँ पे Cv की जगह Cp हो जाता है। और Cp को क्या बोला जाता था? स्पेसिफिक हीट एट, अब P लिखा है एट कांस्टेंट प्रोसेस, और इसका नाम क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। क्लियर है? तो ये सब चीज़ें बार बार यूज होने वाला है। Cp Cv तो मान के चलिए कि जब भी थर्मोडायनेमिक्स आप पढ़ेंगे भैया, ये हमेशा आने वाला है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि Cp क्या है और Cv क्या है। Cp क्या है? Cp ये होता है कि कितना अमाउंट ऑफ हीट हमें रिक्वायर्ड है किसी भी सब्सटेंस का 1 डिग्री टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए, अगर वो सब्सटेंस 1 kg है। वही सेम फॉर्मूला सेम जो होता है Cv के लिए होता है। बस वहाँ पे क्या हो जाता है कि हम लोग को जो हीट सप्लाई करते हैं वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे करते हैं। ठीक है? तो आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए। हमने अभी तक कंप्लीट कर लिया है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस और कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में वर्क ट्रांसफर क्या होता है, हीट ट्रांसफर क्या होता है। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में वर्क ट्रांसफर 0 होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में वर्क ट्रांसफर 0 होता है, और हीट ट्रांसफर चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर होता है। और चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमारा क्या हो जाता है? mCv/T2 - T1। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए वर्क ट्रांसफर की वैल्यू क्या हो जाती है? P × V2 - V1। क्योंकि P कांस्टेंट है तो इसलिए हम P1 और P2 या केवल P भी लिख सकते हैं। जबकि वही जो हीट ट्रांसफर होता है वो चेंज इन इंथैल्पी के बराबर होता है। और चेंज इन इंथैल्पी क्या होता है? mCv/T2 - T1। तो एग्जाम में एक क्वेश्चन देखिए क्या बन सकता है। एक क्वेश्चन ये भी बोल सकता है कि प्रूफ करके दिखाइए कि जो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होता है उसमें जो हीट ट्रांसफ़र होता है वो चेंज इन इंथैल्पी के बराबर होता है। तो आप ये वाला स्टेप याद रखो, आ जाएगा। ये भी डेरिवेशन पूछ सकता है कि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में आप प्रूफ करके दिखाओ कि जो हीट ट्रांसफ़र होता है वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर होता है। तो क्या करोगे आप? फर्स्ट लॉ लिखोगे, यहाँ पे ये वाला वैल्यू 0 होता है, इसको 0 लिख लो। तो ये डायरेक्ट ही बता दे रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ dq इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ du, मतलब हीट ट्रांसफ़र U2 - U1 के बराबर है। ठीक है? तो यहाँ से हम लोग फर्स्ट लॉ से उसको डेरिवेशन कर सकते हैं। तो इसको नोट डाउन करिए, देन हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं। चलिए, तो अब हम लोग 2 प्रोसेस हो गया। थर्ड प्रोसेस का बात करते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस का। ठीक है? आइसो मतलब बराबर, जो 2 जगह इक्वल होने वाला है, और थर्मल मतलब टेम्परेचर, मतलब इस केस में क्या हमारा इक्वल होगा? हमारा जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट। पहला केस में वॉल्यूम कांस्टेंट था, उसको हम लोग आइसोकोरिक बोले। प्रेशर कांस्टेंट था तो आइसोबारिक बोले। अब टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है, मतलब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है? अगर हम आइसोथर्मल प्रोसेस को TS डायग्राम में दिखाएं तो देखिए यहाँ पे टेम्परेचर सेम है T1 और T2 दोनों प्रोसेस के लिए, बस इंट्रोपी चेंज हो रहा है। और अगर हम आइसोथर्मल प्रोसेस को, अगर मैं P प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में अगर एक रिलेशन निकालूं तो वो हमारा आता है PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब ये बोलेंगे कि सर ये कहाँ से एक नया कॉन्सेप्ट आ गया? ये जब हम लोग आइडियल गैस पढ़ेंगे
तब ये वाला कंसेप्ट क्लियर होगा। क्लियर है? मतलब हमें एक्चुअली ये एक्सपेरिमेंट से फाइंड आउट किया गया कि अगर मैं प्रेशर और वॉल्यूम कांस्टेंट टेम्परेचर, किसी भी लिक्विड का अगर मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट रख रहा हूँ तो उसमें प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में क्या रिलेशन आएगा, अगर मैं वो फाइंड आउट करूँ तो हमें ये फाइंड आउट करने को मिला कि अगर दोनों का अगर हम प्रोडक्ट कर लेते हैं, प्रेशर और वॉल्यूम का एक पॉइंट पे, वही इक्वल होगा दूसरे पॉइंट के प्रेशर और वॉल्यूम के प्रोडक्ट के बराबर। मतलब P1 V1 इक्वल टू हो जाएगा P2 V2। ये कहाँ से आया? फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट हमें ये फाइंड आउट मिला कि अगर कोई प्रोसेस कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर वो प्रोसेस हो रहा है तो उसके प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होता है हर एक पॉइंट पे क्या होता है? कांस्टेंट होता है। क्लियर है? इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं? प्रेशर इंटू वॉल्यूम कांस्टेंट के बराबर होगा। क्लियर है? वैसे ही जब आइडियाबैटिक प्रोसेस आएगा, रिवर्सिबल आइडियाबैटिक, मतलब वो प्रोसेस जिसमें हीट ट्रांसफ़र जीरो होता है और जो इंट्रोपी होता है वो कांस्टेंट होता है, तो उस केस में अगर हम प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में अगर रिलेशन फाइंड आउट करें तो वो होता है हर एक पॉइंट पे प्रेशर इंटू वॉल्यूम टू दी पावर गामा, इसको गामा बोलते हैं। ये होता है आपका आइडियाबैटिक इंडेक्स बोला जाता है। ठीक है? तो इसकी वैल्यू होती है 1.4 के बराबर होती है। तो ये P इंटू वी का पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। मतलब हर एक पॉइंट पे अगर मैं प्रेशर इंटू उस पॉइंट का वॉल्यूम और उस वॉल्यूम का पावर अगर मैं गामा कर दूं, वो इक्वल टू हो जाएगा दूसरे पॉइंट के प्रेशर इंटू वॉल्यूम के पावर गामा के बराबर। तो ये एक रिलेशन है जिसे हमें ये लेकिन याद रखना पड़ेगा कि इसके लिए क्या होता है, आइसोथर्मल के लिए प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में क्या ग्राफ होता है? तो ये होता है। क्लियर है? और आइडियाबैटिक के लिए क्या होता है? तो ये होता है। ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछ सकता है। और जब हम लोग सब प्रोसेस कर लेंगे तो सारे प्रोसेस का प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में एक कर्व भी हम लोग एक ही प्लॉट पे ड्रॉ करके दिखाएंगे, क्योंकि अभी पॉसिबल नहीं है, ज़्यादा वो हो जाएगा, हौच-पौच हो जाएगा, इसलिए उसको एकदम जस्ट एंड में अभी रखते हैं। अभी बस ये याद रखिए कि आइसोथर्मल प्रोसेस के केस में जो प्रेशर और वॉल्यूम का जो रिलेशन होता है वो P इंटू वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। मतलब हर एक पॉइंट पे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ या फिर यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे बात करूँ, हर एक पॉइंट पे प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होगा आइसोथर्मल प्रोसेस में वो कांस्टेंट होगा। क्लियर है? तो चलिए अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं वर्क ट्रांसफ़र। तो वर्क ट्रांसफ़र का फॉर्मूला क्या है? W इक्वल टू पी डी वी। तो अगर मैं इंटीग्रेशन करूँगा तो मतलब 1 से 2 पी डी वी करना पड़ेगा। अब देखिए ये जो आइसोथर्मल प्रोसेस का ये जो फॉर्मूला है, तो यहाँ से अगर मैं P को रखने की कोशिश करूँगा तो हमारा P इक्वल टू क्या हो जाएगा? C अपॉन V के बराबर लिख सकते हैं। तो उसी को हम लोग यहाँ पे P के जगह में C इंटू वी लिख दिए हैं। अब क्योंकि C क्या होता है? कांस्टेंट होता है, तो इसको हम लोग इंटीग्रेशन के बाहर ले लिए 1 अपॉन वी इंटू डी वी। अब इंटीग्रेशन करेंगे, अगर 1 बाई वी कोई भी प्रोडक्ट होता है, जैसे इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स, तो क्या होता है? ln x होता है। वैसे ही यहाँ पे x के जगह पे क्या है? v है। तो अगर मैं इंटीग्रेशन करूँगा 1 बाई वी इंटू डी वी का, तो क्या हो जाएगा? ln इंटू वी मिलेगा हमको। तो ln इंटू वी कहाँ से लेके 1 से लेके 2 तक। तो अब अगर मैं ये वैल्यू पुट कर दूंगा तो मैं लिख सकता हूँ कि W इक्वल टू सी ln ऑफ V2 अपॉन V1। ठीक? और C क्या है? C हमारा किसके बराबर है? C P1 V1 के बराबर है। तो इसके जगह पे मैं लिख सकता हूँ P1 V1 इंटू ln ऑफ V2 बाई V1, या C और किसके बराबर है? P2 V2 के बराबर है। तो इसको ये भी लिख सकते हैं ln ऑफ V2 अपॉन V1। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा किसके लिए? आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वर्क ट्रांसफ़र का जो फॉर्मूला होगा या फिर जो भी प्रोडक्ट वैल्यू आएगा वो P1 V1 इंटू ln ऑफ V2 अपॉन V1 या P2 V2 ln ऑफ V2 अपॉन V1। क्लियर है? अब इसको मैं प्रेशर के टर्म्स में भी लिख सकता हूँ। बोलिए कैसे? जैसे यहाँ पे देखिए P1 V1 इक्वल टू P2 V2 है। तो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? P1 अपॉन P2 इक्वल टू V2 अपॉन V1 हो जाएगा। यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा या कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए P1 V1 इक्वल टू क्या है हमारा? P2 V2 है। तो अगर मैं P1 अपॉन P1 को एक साइड ले लूँ तो क्या हमें मिलेगा? V2 अपॉन V1 हो जाएगा। यानी V2 अपॉन V1 के जगह में क्या लिख सकता हूँ? P1 अपॉन P2। तो हमारा एक वर्क का फॉर्मूला अगर मैं इसी को एक्सपांड करूँ तो हमारा क्या हो जाएगा? P2 V2 ln ऑफ
P1 अपॉन P2 भी लिख सकते हैं वर्क ट्रांसफ़र, ये भी इक्वल हो जाएगा। देखिए V2 अपॉन V1 को मैं बस क्या लग दिया P1 अपॉन P2, और ये कहाँ से आया, क्योंकि ये रिलेशन हमें पता है वहाँ से आ गया। तो ये सारा इक्वेशन जो है वो ऑलमोस्ट वैल्यू, सबकी वैल्यू सेम है, ऑलमोस्ट नहीं सबकी वैल्यू सेम है। P1 वर्क ट्रांसफ़र इक्वल टू लिख सकते हैं P1 V1 ln ऑफ V2 अपॉन V1, या क्योंकि P1 V1 ही इक्वल टू होता है P2 V2 तो वो भी हम लिख सकते हैं। और यहाँ से V2 अपॉन V1 का जगह हम प्रेशर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, V2 अपॉन V1 को P1 अपॉन P2 लिख सकते हैं, जो हम लोग को यहाँ से मिला। तो ये हमारा हो जाएगा टोटल वर्क ट्रांसफ़र का। तो आप किसी भी देखिए प्रैक्टिस करना है कि कैसे ये डेरिवेशन आया है। बाकी रिलेशन, ये वाला रिलेशन आपको याद रख लेना है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, आराम से कोई भी वैल्यू दिया रहेगा आप कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर है, इसको प्रैक्टिस करिए बार बार। क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं कि हीट ट्रांसफ़र क्या होगा। तो हीट ट्रांसफ़र का वैल्यू क्या होता है भाई, तो देखिए dq इक्वल टू du प्लस dw होता है फर्स्ट लॉ से। अब अगर हमें टोटल निकालना है तो इंटीग्रेशन करेंगे, तो q इक्वल टू क्या हो जाएगा du, इसको अगर मैं एक्सपांड करूं तो mcv 1 से 2 dt प्लस w होता है। अब देखिए आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो चेंज इन टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर अगर 0 है मतलब इंटरनल एनर्जी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि आइसोथर्मल प्रोसेस के केस में इंटरनल एनर्जी जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है। क्यों, क्योंकि वैसे भी इंटरनल एनर्जी यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा, mcv T2 माइनस T1, और T2 माइनस T1 क्या है, दोनों इक्वल है, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगा। तो ओवरऑल इंटरनल एनर्जी 0 होता है। तो आप चाहो तो यहाँ पे नोट में लिख सकते हो कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 होता है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। तो जब चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 हो जाएगा तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, एक और हमारा कंसेप्ट क्या निकला कि जो वर्क ट्रांसफ़र होगा किस केस में, आइसोथर्मल प्रोसेस में, वो हीट ट्रांसफ़र के बराबर होता है। मतलब जितना वर्क ट्रांसफ़र होगा उतना हीट ट्रांसफ़र होगा, या उल्टा भी बोल सकते हैं कि जितना हीट ट्रांसफ़र होगा वो सारा वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा, वर्क ट्रांसफ़र में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक रिलेशन आ गया। तो इसीलिए हम लोग Q इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, W, और W क्या है P1 V1 ln ऑफ V2 अपॉन V1, या P1 V1 इंटू ln ऑफ प्रेशर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं P2 अपॉन P1, और क्या लिख सकते हैं, या P2 V2 ln ऑफ V2 अपॉन V1, ये भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया किसके लिए, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हो गया। ठीक है, बार बार वीडियो को देखना है जब तक नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ये कंसेप्ट हमने अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, और प्रैक्टिस करना है साथ में, तो हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब नेक्स्ट हम लोग मूव ऑन करते हैं रिवर्सिबल आइडियाबैटिक प्रोसेस में। इसको हम लोग बोलते हैं आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। मतलब पहले वाले में वॉल्यूम कांस्टेंट था, दूसरे वाले में प्रेशर कांस्टेंट था, तीसरे वाले में टेम्परेचर कांस्टेंट था, चौथे वाले में हमारा क्या हो जाएगा, इंट्रोपी कांस्टेंट होता है, मतलब कांस्टेंट हो जाएगा, S इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा, इंट्रोपी कांस्टेंट हो जाएगा। क्लियर है। तो अब इसके लिए, और देखिए रिवर्सिबल आइडियाबैटिक, जब भी वर्ड आइडियाबैटिक आएगा तो हमेशा याद रखिएगा कि इसका मतलब हीट ट्रांसफर जो Q है उसकी वैल्यू 0 होने वाला है। वो सारे प्रोसेस जो आइडियाबैटिक होते हैं जिसमें हीट ट्रांसफर 0 होता है उसे आइडियाबैटिक प्रोसेस बोलते हैं। कहीं अगर आप चाहो तो कॉपी में लिख लो, आइडियाबैटिक प्रोसेस मतलब हीट ट्रांसफर 0। तो हीट ट्रांसफर 0 मतलब Q इक्वल टू 0। और आइडियाबैटिक प्रोसेस के लिए प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में जो ग्राफ आने वाला है या रिलेशन आने वाला है वो ये रिलेशन आने वाला है, PV का पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जहाँ गामा क्या होता है, आइडियाबैटिक इंडेक्स बोला जाता है। ठीक है, इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। एक्चुअली ये जो इसकी वैल्यू होती है गामा की, वो CP अपॉन CV के बराबर होता है। मतलब Cp क्या था हमारा, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और Cv क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्लियर है। तो चाहो तो आप ये भी लिख लो, ये जो गामा की वैल्यू होती है वो Cp अपॉन Cv का रेशियो होता है। क्लियर है। तो यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिटलेस होता है। और दूसरा चीज़ और चाहो तो आप ये भी याद रख सकते हो कि इसकी वैल्यू जो होती है गैस के लिए, मतलब सॉरी नॉट एयर के लिए, एयर के लिए गामा की वैल्यू 1.4 होती है। कैसे आती है, जब हम लोग आइडियल गैस पढ़ेंगे उसमें डिटेल में पढ़ने वाले हैं, इसलिए अभी जस्ट आप ना इसका रिलेशन याद रख लीजिए। और गामा की वैल्यू होती है Cp अपॉन Cv, और एयर के लिए इसकी वैल्यू होती है 1.4। अभी बस इतना ही जानने की ज़रूरत है।
तो अब देखिए, अगर मैं वर्क ट्रांसफ़र निकालने की कोशिश करूँगा तो देन सेम फार्मूला PdV। अब प्रेशर की जगह मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से अगर मैं प्रेशर के इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, C अपॉन V टू द पावर गामा लिख सकता हूँ। ठीक है, तो जब फिर से अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो C क्योंकि कांस्टेंट है तो उसको हम लोग इंटीग्रेशन से बाहर ले लिए। अब ये V टू द पावर गामा है, 1 अपॉन V टू द पावर गामा है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ V टू द पावर माइनस गामा इंटू dV। भाई 1 अपॉन, अगर कोई भी प्रोडक्ट 1 अपॉन V है तो मैं इसको लिख सकता था ना V माइनस 1, तो वैसे ही 1 अपॉन गामा है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ना 1 अपॉन माइनस गामा, तो ये लिख लिया। अब अगर हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको तो इंटीग्रेशन आता ही होगा, तो क्या हो जाएगा, +1 ऐड हो जाता है और जो भी पावर रहता है वो नीचे में भी ऐड हो जाता है। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा W इक्वल टू C। अब देखिए -1 प्लस माइनस गामा प्लस 1 है तो इसको हम लोग बाहर लिख सकते हैं 1 माइनस गामा, तो 1 माइनस गामा हो जाएगा इंटू V2 1 माइनस गामा, -1 प्लस 1 है तो उसको 1 माइनस गामा भी लिख सकते हैं, -V1 1 माइनस गामा। यहाँ तक तो होप आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ नहीं कर रहे हैं, बस इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इसमें और कोई समझाने वाली बात तो है नहीं। तो यहाँ तक आपको आ गया होगा कि C 1 माइनस V V2 का पावर 1 माइनस गामा माइनस V1 का इंटू 1 माइनस गामा। ठीक है, अब C की वैल्यू देखो, दोनों में मल्टीप्लाई कर लो, यानी ये ब्रैकेट को ओपन कर लो, तो क्या हो जाएगा C इंटू V2 1 माइनस गामा माइनस C इंटू V1 1 माइनस गामा इंटू 1 अपॉन गामा। अब इसको हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ स्पेस नहीं है तो यहाँ पे देखिए। अब यहाँ पे क्योंकि V2 है तो कुछ हम लोग रीअरेंज कर रहे हैं, तो ये C की वैल्यू को हम लोग क्या और लिख सकते हैं, C की वैल्यू किसके बराबर है, या तो P1 V1 का पावर गामा लिख सकते हैं C को, या P2 V2 का पावर गामा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने C की वैल्यू लिख दिया P2 V2 का पावर गामा, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इक्वल टू किसके बराबर है, C के बराबर है इंटू V2 1 माइनस गामा। वैसे ही क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम V1 था तो हमने C की वैल्यू P1 V1 के टर्म में लिख दिया, ताकि जो V1 वाला जो कंसेप्ट है वो एक दूसरे से जो गामा का वैल्यू है वो मिनिमाइज हो सके हमारा, मतलब हम चाह रहे हैं कि ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें कुछ आए। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए P2 तो P2 ही रहा, अब V2 का पावर और यहाँ पे V2 दोनों सेम है, मतलब हम ये लिख सकते हैं कि जो V2 है उसका एक पावर गामा है, और अगर क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऐड हो जाते हैं, तो +1 माइनस गामा, तो 1 प्लस गामा प्लस 1 माइनस गामा, तो गामा गामा कट जाएगा, तो हमारा अल्टीमेटली ये जो प्रोडक्ट है ये कितना बचने वाला है, केवल V2 बचने वाला है, तो P1 V1 हो गया, माइनस P1 तो यहाँ पे P2 V2 हो गया, माइनस P1 तो P1 ही रहने वाला है। वैसे वहाँ पे भी V1 के केस में क्या हो जाएगा, V1 का अगर मैं टोटल पावर देखूं तो पहला गामा है और दूसरा 1 माइनस गामा है, तो प्लस हो जाएगा 1 माइनस गामा, तो गामा और माइनस गामा कट के केवल क्या हमारा मिल जाएगा, V1 मिल जाएगा। मतलब ये टोटल वैल्यू जो है, ये टोटल वैल्यू हमको मिलकर कितना होने वाला है, केवल V1 होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू हम लोग पुट कर दिए, तो P2 V2 माइनस P1 V1 का पावर डिवाइडेड बाई 1 माइनस गामा हो गया। अब उसको अगर आप रीअरेंज करो कि गामा -1 लिखने की कोशिश करो तो यहाँ भी नेगेटिव साइन इधर आ जाएगा, तो इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि P1 V1 माइनस P2 V2 इक्वल टू 1 माइनस गामा की जगह गामा -1 हो गया। ठीक है, तो ये अल्टीमेटली हमारा आ गया ये वाला वैल्यू जो न्यूमेरिकल में काम आएगा वर्क ट्रांसफ़र के लिए। तो हमने वर्क ट्रांसफ़र और इसमें तो हीट ट्रांसफ़र 0 ही होने वाला है। ठीक है, तो देखिए ये हमारा हो गया 4 अलग अलग प्रोसेस के लिए हमारा वर्क ट्रांसफ़र और हीट ट्रांसफ़र। अब एक और प्रोसेस बचा है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। देखिए, तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस सेम लाइक आइडियाबैटिक प्रोसेस है। वहाँ पे यहाँ पे गामा का पावर जो यहाँ पे गामा, यहाँ का बी का पावर जो गामा है उसके जगह बस n आ जाता है। क्लियर है, तो अगर मैं चाहूँ तो यहाँ डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ कि अगर मैं गामा को n से रिप्लेस कर दूं तो वो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस होता है। तो ठीक है, उसको भी आप लोग नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस कर ही लेते हैं। ठीक है, तो चलिए उसका देखते हैं हम लोग। पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, तो हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं। नेक्स्ट पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। तो इसमें इसको देखने से पहले हम लोग यहाँ पे एक ग्राफ देखते हैं। तो जैसे देखिए, जो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में एक जो जनरलाइज रिलेशन होता है वो होता है PV का पावर n इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जो कि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का एक्चुअली वो फॉर्मूला होता है। बट इसको हमें जनरलाइज क्यों बोल रहा हूँ, अभी आप देखिए PV का पावर n इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर देखिए, अगर प्रोसेस जो है वो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है
तो अगर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है और हमें P और V के बीच में रिलेशन निकालना है तो P इक्वल टू क्या है हमारा कांस्टेंट है, तो मैं लिख सकता हूँ P V का पावर 0 इक्वल टू कांस्टेंट। मतलब कि यहाँ पे अगर मैं इस इक्वेशन से और इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूँ तो यहाँ पे हमारा n इक्वल टू कितना आने वाला है, n की वैल्यू 0 आने वाला है। क्लियर है? तो n की वैल्यू जब 0 आने वाला है तो यहाँ से देखिए हमने एक ग्राफ निकाला है कि अगर प्रेशर कांस्टेंट होता है तब उस समय में जनरलाइज इक्वेशन जो P और B के बीच में होता है वहाँ n की वैल्यू, यानी कि ये n को बोला जाता है एक्चुअली पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स। तो पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स जो होगा वो कांस्टेंट प्रेशर के लिए कितना हो जाएगा, n की वैल्यू 0 हो जाएगा। अब जैसे देखिए अगर हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस पढ़े थे तो उसमें हमारा इक्वेशन क्या होता था P और B के बीच में, P इंटू वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता था। तो यहाँ पे अगर मैं कंपेयर करूँ P V इक्वल टू कॉन्स्टेंट इन इक्वेशन में तो हमारा यहाँ पे n की वैल्यू कितना मिलने वाला है, यहाँ n की वैल्यू 1 मिलने वाला है। मतलब पॉलीट्रोपिक इंडेक्स जो है वो आइसोथर्मल प्रोसेस, टेम्परेचर इक्वल टू कांस्टेंट मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस, उसके लिए क्या मिलने वाला है, 1 मिलने वाला है। अब दूसरा हमने एक इक्वेशन हमने पढ़ा था आइडियाबैटिक प्रोसेस इसके पहले वाले में, तो उसमें पी वी का पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। तो अगर मैं इससे रिलेशन में अगर कंपेयर करूं तो हमारा n की वैल्यू कितना होने वाला है, n की वैल्यू गामा होने वाला है, n की वैल्यू गामा होने वाला है। किसके लिए, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के लिए या आइडियाबैटिक प्रोसेस के लिए जहाँ पे इंट्रोपी कांस्टेंट होता है। तो ये तीनों समझ में आया कि अगर ये एक जनरलाइज फार्मूला है अगर P और V के रिलेशन का, तो जनरलाइज फार्मूला में अगर मैं n की वैल्यू 0 पुट कर दूंगा तो हमें वो प्रोसेस जो हो जाएगा वो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस हो जाएगा। अगर n की वैल्यू 1 तो कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस हो जाएगा। अगर n की वैल्यू गामा तो वो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस हो जाएगा। और अगर n की वैल्यू इनके अलावा कोई भी n इक्वल टू 1.5 2 3 7 6 जो भी, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। मतलब पॉली मतलब बहुत, कोई भी प्रोसेस आ जाएगा, कोई कन्फाइन नहीं है उसकी, इसलिए उन सारे प्रोसेस को हम लोग एक मिला के पॉलीट्रोपिक बोलते हैं, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। और अगर n की वैल्यू इन्फिनिटी आ जाएगा तो उस केस को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। क्लियर है? अगर n की वैल्यू इन्फिनिटी तो उसको बोलते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। अगर n की वैल्यू 0 तो वो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। अगर n की वैल्यू 1 तो उसको कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। अगर n की इक्वल टू गामा तो उसको आइडियाबैटिक, रिवर्सिबल आइडियाबैटिक या आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। अब आप ये बोलेंगे कि सर ये n की वैल्यू इन्फिनिटी इक्वल टू कांस्टेंट कैसे हुआ, तो ये भी देख लीजिए। जैसे देखिए p का पावर इन्फिनिटी इक्वल टू कांस्टेंट, ये हम किसके लिए बोल रहे हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए बोल रहे हैं। अब किसी भी v का पावर इन्फिनिटी मतलब बहुत बड़ा नंबर, उसमें किसी भी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्टीमेटली वो क्या होने वाला है, इन्फिनिटी ही होने वाला है। क्लियर है? मतलब इसमें इसका कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। तो इसीलिए हम लोग v को इक्वल टू क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इन्फिनिटी यहाँ पे इन्फिनिटी कर दो तो एक्चुअली v इक्वल टू क्या होने वाला है, हमारा कांस्टेंट ही होने वाला है। क्लियर है? तो अल्टीमेटली हमारा, या इन्फिनिटी को आप इधर भी लेके जाओगे तो अल्टीमेटली कांस्टेंट का कोई भी वो करो, वो अल्टीमेटली क्या होने वाला है, हमारा कांस्टेंट ही होने वाला है। क्लियर है? तो ये हमें याद रखने की ज़रूरत है। क्या याद रखने की ज़रूरत है, ये सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप डायरेक्टली याद रख लेना इससे रिलेट करके कि अगर n की वैल्यू 0 है मतलब वो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस हो जाएगा, वहाँ से हमको रिलेशन मिल जाएगा p और v का। तो यहाँ n की वैल्यू 0 रख देंगे तो किसी भी का पावर 0 मतलब वो क्या हो जाएगा, हमारा 1 हो जाएगा। मतलब p इक्वल टू डायरेक्ट c मिल जाएगा कांस्टेंट। अगर 1 रख देंगे n की वैल्यू तो ये आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के लिए हो जाएगा। ठीक है? यानी आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हो जाएगा। अगर n की वैल्यू गामा तो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, और अगर n की वैल्यू इन्फिनिटी तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए। क्लियर है? तो ये तो हमारा एक रिलेशन हो गया। और ये ग्राफ ऐसे दे देगा, आप पूछेगा कि फाइंड आउट करो यहाँ n की वैल्यू 0 है तो कौन सा प्रोसेस होगा। तो ये वाला चार्ट याद रख लीजिएगा कि n की वैल्यू 0 किसके लिए हो जाएगा, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए, 1 आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, गामा आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के लिए, इन्फिनिटी कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए। तो ये चार्ट बस याद रखने की ज़रूरत है, यही एग्जाम में पूछ सकता है। अब हम लोग देखते हैं पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। तो देखिए पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में जो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में जो रिलेशन होता है वो यहाँ गामा के जगह बस n आ जाता है। क्लियर है? pv का पावर n इक्वल टू c हो जाता है। और n को क्या बोला जाता है, पॉलीट्रोपिक इंडेक्स बोला जाता है। नोट डाउन भी कर सकते हैं आप।
ये डेरिवेशन सेम लाइक आइडियाबैटिक प्रोसेस है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ क्योंकि आपको करना कुछ नहीं है। वर्क ट्रांसफ़र किसके इक्वल होता है, P इंटू डी वी के बराबर होता है। अब P की जगह में आप यहाँ पे रिलेशन रख लो C अपॉन V टू द पावर n, V टू द पावर n। अब जैसे हमने गामा के लिए किया था वैसे ही करना है, इंटीग्रेशन करना, बस चेंज किया आएगा n के, गामा की जगह n आ जाएगा। तो यहाँ तक आप कर लेंगे, मेरे को ऐसा उम्मीद है, और इतना पढ़ लिए हैं मेरे से तो आपको तो कर ही लेंगे आप, इतना तो है। ठीक है, तो इसको सेम, बस गामा की जगह क्या चेंज हो रहा है, n की वैल्यू चेंज हो रहा है, तो बाकी सब सेम प्रोसेस है। और एक चीज़ और याद रखिएगा, ये जो रिलेशन हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है कि जो हीट ट्रांसफ़र होता है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के केस में, इसको आप लोग अभी फ़िलहाल के लिए प्लीज़ याद रख लीजिए, क्योंकि इस यूनिट में इसका काम अभी नहीं आने वाला है। इसका जो काम आने वाला है वो हमारा जो थर्ड यूनिट जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे आने वाला है। तो क्योंकि वहाँ पे और कुछ रिलेशन करके हम लोग इसको डेरिवेशन करेंगे, तो इसको अभी के लिए मैं रोक रहा हूँ, लेकिन आप इंश्योर रहिए कि इसका भी डेरिवेशन मैं थर्ड यूनिट में ज़रूर बताऊँगा। तो अभी के लिए, क्योंकि अब मैं बस यहीं तक रोक देता, और अगर मैं हीट ट्रांसफ़र नहीं आता तो आप बोलते कि सर हर प्रोसेस के लिए आपने हीट ट्रांसफ़र बताया लेकिन पॉलीट्रॉपिक के लिए नहीं बताया। तो मैंने बता दिया कि ये फॉर्मूला है गामा माइनस n अपॉन गामा माइनस 1 इंटू W, मतलब कि जो भी वर्क ट्रांसफ़र होगा, W12 का मतलब यहाँ पे एक्चुअली W से मतलब है कि 1 से 2 प्रोसेस में कितना वर्क ट्रांसफ़र होगा। तो ये वर्क ट्रांसफ़र एक्चुअली यही के बराबर है। तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ कि P1 V1 माइनस P2 V2 इंटू गामा माइनस 1 यहाँ पे। क्लियर है? तो अभी फ़िलहाल के लिए ये वर्क ट्रांसफ़र की वैल्यू यहाँ पे, हीट ट्रांसफ़र की वैल्यू याद रख लीजिए। जब हम लोग थर्ड पढ़ेंगे यूनिट, उसमें मैं इसको डेरिवेशन करके आपको दिखाऊँगा। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारा जो प्रोसेस होता है वो कंप्लीट होता है। 5 प्रोसेस हमने पढ़ा, पाँचों को आप लोग फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। तो ये हमारा कंप्लीट होगा यहाँ पे। अब नेक्स्ट जो यूनिट रहेगा वो हम लोग ऐसा करते हैं कि इसके बाद वाला जो है जो फर्स्ट लॉ का फ्लो प्रोसेस के लिए या ओपन सिस्टम के लिए जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसको अभी रोक लेते हैं। जितना अभी तक हम लोग पढ़े हैं उसके ऊपर में क्या एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल बन सकते हैं वो कवर कर लेते हैं, देन हम लोग फ्लो प्रोसेस पे आएंगे या फर्स्ट लॉ ऑफ ओपन सिस्टम के लिए आएंगे। क्यों? क्योंकि जितना पढ़े हैं उसका एक बार रिकॉल भी हो जाएगा और न्यूमेरिकल बन जाएगा, तो हमें एक सॉलिड बूस्टअप भी मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे। ठीक है, चलिए ओके।